तो एज यू नो, आदिपुरुष के टीजर को इन दिनों इंटरनेट पर कितना बैकलैश मिल रहा है, जम के ट्रोल किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर अडेप्टेशन। ना ही भगवान राम के रोल को ढंग से कैरेक्टराइज किया है और ना ही रावण के रोल को जस्टिफाई मिला है। और जो VFX का यूज़ हुआ है टीजर में, उसने जो वाट लगा रखी है उसके तो क्या कहने। लेकिन क्या आपको पता है 1993 में, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब एक परफेक्ट रामायण का अडेप्टेशन मूवी आई थी, लेकिन उसको रिलीज होने से पहले ही बैन कर दिया गया था क्योंकि वो एक कोलैबोरेशन था जापान और इंडिया के बीच में। जी हाँ, इस मूवी को जापान के युको साको और इंडिया के गॉड फादर ऑफ एनिमेशन, मतलब फादर ऑफ एनिमेशन, राम मोहन जी ने मिलकर बनाया था। ये एक एनिमे मूवी थी और इसमें एनिमे की थोड़ी सी झलक आपको देखने को भी मिलती। और आपको भी पता है कि जापान में एनिमे का कितना क्रेज है। एनीमे वहां पे लोग एक रियल एक्शन मूवी से ज़्यादा देखते हैं। लेकिन इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज होने से पहले ही बैन कर दिया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ कि जापान को हमारे कल्चर के बारे में नॉलेज नहीं है, वो रामायण को क्या ही बना के दिखा देंगे। तो इससे अच्छा है इस मूवी को बैन ही कर दो। और ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होने की बजाय कार्टून नेटवर्क पर दिखाई जाने लगी। और मुझे आज भी हल्का हल्का याद है कि मैंने कार्टून नेटवर्क पर ये रामायण देखी है, हल्का हल्का सा याद है, मैंने देखी है। इस मूवी के बारे में ना बहुत कम लोगों को पता है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी नहीं पता था। जब आदिपुरुष का टीजर लॉन्च हुआ तो उसको जापान की रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम का रीमेक बताया गया। तो आज उन्हीं डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि क्यों वो मूवी जापान की होने के बावजूद भी उसको परफेक्ट अडेप्टेशन बताया जा रहा है रामायण का, और आदिपुरुष को इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है। तो व्हाट इज़ अप गाइज, क्या हाल है। मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं एक और नई वीडियो। वो जापानीज रामायण को बैन करने के 2-3 रीजन थे जितना मैंने नेट पे पता किया है। विश्व हिंदू परिषद यानी VHP वालों को इस बात से ऑब्जेक्शन थी कि जापानियों को हमारे बारे में नहीं पता है, वो पता नहीं रामायण को कैसे शो करेंगे, भगवान राम के कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और राम और सीता के लव स्टोरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा कि आप रामायण जैसी कथा को कार्टूनिश वे में कैसे दिखा सकते हो। तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का, तो इससे अच्छा इसको बैन करवा दो। तो इसके सॉल्यूशन में जब जापान और इंडिया ने VHP और गवर्नमेंट से मीटिंग करी थी तो उन्होंने समझाया कि जापान में कार्टून ही नहीं चलते, वहाँ पे एनिमे का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो उन्होंने बैन ही करवा दिया। और उस टाइम राम जन्मभूमि का भी कांड चल रहा था इंडिया में, तो लोगों ने सोचा कि काफ़ी क्रिटिकल इशू हो सकता है, तो इससे अच्छा है इसको बैन ही रहने दो। इस वजह से 1993 में थिएटर में रिलीज़ हो ही नहीं पाई, मतलब कभी भी रिलीज़ नहीं हो पाई। आज यूट्यूब पे आप देख सकते हो इसको। लेकिन ये मूवी US और जापान में रिलीज़ हुई थी और वहाँ पे इसको बेस्ट एनिमेटेड मूवीज़ में नॉमिनेट भी किया था। अब थोड़ा सा ना कंपैरिजन करते हैं जापान की रामायण और आदिपुरुष का, ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा कि 1993 इतनी पुरानी मूवी होने के बाद भी वो आदिपुरुष से किस वे में बेटर है। डीप रिसर्च, जापान के योको साको, अजीब सा नाम है, जापान के योको साको ने रामायण की कहानी 1983 में ही सुन ली थी। तब से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने एक एनिमेटेड मूवी बनानी है रामायण को लेके। तो उन्होंने 5-6 साल तक रामायण के 10 वेरिएंट्स, 10 वर्जन्स को स्टडी किया था। और यहाँ पे आदिपुरुष इंडियन मूवी होने के बावजूद भी ढंग से अडेप्ट नहीं हो पाई है, ढंग से अडेप्टेशन नहीं कर पाए हैं आदिपुरुष में। वो आपको टीजर देख के ही पता लग जाएगा। जब जापान की रामायण को डिज़ाइन किया जा रहा था तब मोर देन 60 टाइम्स जापान और इंडिया के बीच में मीटिंग हुई, मोर देन 60 टाइम्स ट्रैवल हुआ था दोनों के बीच में जस्ट टू इंश्योर द कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। और आदिपुरुष के टीजर में इन्होंने भगवा रंग कहीं भी यूज़ नहीं किया है। रामायण में जब भगवान राम वनवास पे जाते तो उन्होंने पीले कपड़े पहने होते हैं, और ये आप किसी भी रामायण में देख लो, किसी भी पेंटिंग में देख लो, भगवान राम ने या तो पीले कपड़े पहने होंगे या फिर भगवा रंग के कपड़े पहने होंगे। और आदिपुरुष के टीजर में पीला रंग उन्होंने कहीं भी नहीं पहना है, भगवा रंग उन्होंने कहीं भी नहीं पहना है। राम जी के कैरेक्टर की सबसे खास बात यह थी कि उनके चेहरे से ही चमक दिखती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उनकी बोली से ही ऐसा पता लगता है कि हाँ, ये राम जी के कैरेक्टर को बिल्कुल सूट करते हैं। और ये सब आप रामानंद सागर के रामायण में भी देख सकते हो। जो अरुण गोविल ने कैरेक्टर किया था राम जी का, वो आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है। जबकि आदिपुरुष में भगवान राम का एक भी डायलॉग नहीं है, उनके चेहरे पे चमक ही नहीं है, उनकी आंखों का तेज ही नहीं दिखाया, एक भी जगह रियल सीन नहीं है, पूरे टीजर में VFX का ही यूज किया है। जब जापान की रामायण पर रिसर्च वर्क चल रहा था तो मोर देन 450 VFX आर्टिस्ट, मोर देन 450 एनिमेटर्स ने डीपली रिसर्च की थी इंडिया के कल्चर पे कि अस्त्र कैसे होंगे, गिज्मोज कैसे होंगे, वेपन्स कैसे यूज़ किए जाएंगे, आर्किटेक्चरल डिटेल्स कैसी रहेगी, कलर कैसा यूज़ रखना है और विजुअल्स कैसे होंगे। इसीलिए मोर देन 450 VFX आर्टिस्ट ने इंडिया की क्लासिकल पेंटिंग्स को डीपली रिसर्च किया था, सिर्फ इसीलिए कि 1000 साल पहले
भगवान राम या फिर रामायण को कैसे दर्शाया गया था ताकि वो अपनी एनिमेटेड मूवी में यूज़ कर पाएँ। जब जापान की रामायण की वॉइस कास्टिंग हो रही थी तो उसमें उन्हीं अरुण गोविल ने अपनी आवाज़ दी है जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में अपनी आवाज़ दी थी, और रावण की आवाज़ के लिए अमरीश पुरी को कास्ट किया था। दिस इज जस्ट कॉल्ड अटेंशन टू डिटेल्स। तभी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम 28-29 साल पुरानी होते हुए भी एक परफेक्ट अडेप्टेशन है रामायण का। जैसे एनिमे मूवीज़ में एक्शन सीन होते हैं, इसमें भी कुछ एक्शन सीन आपको वैसे दिख जाएंगे जैसे एनिमे में होते हैं। तो मज़ा आता है देखते हुए कि कैसे उन्होंने हमारे कल्चर को भी ध्यान में रख के ये काम किया था ताकि किसी की भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। और आदि पुरुष में जैसा उनको सही लगा उन्होंने वैसा दिखा दिया, वैसा बना दिया। रावण के पुष्पक विमान को उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन से रिप्लेस कर दिया, और रावण के सोने की लंका को उन्होंने डार्क कोयले की लंका में बदल दिया। और रावण में चाहे लाख बुराई थी लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा हेयर कट नहीं कराया था। और पर्सनली स्पीकिंग मैं रावण के करैक्टर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ कि वो शिवजी भक्त हैं, जैसी भक्ति और जैसा ज्ञान उनके पास था रावण के पास। वो तो चलो अपने अहंकार में मारे गए, लेकिन उन जैसी भक्ति, उन जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं था। सिर्फ इसीलिए मैं रावण से इंस्पायर्ड हूँ। और आदि पुरुष के टीज़र में रावण को देख के पर्सनली मुझे थोड़ा सा बुरा तो लगा है, मतलब इतना भी नहीं करना चाहिए था। खैर, ये तो था मेरा कंपैरिजन रामायण जापान की और आदि पुरुष को लेके। अभी तक मैंने वो जापान की रामायण नहीं देखी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है तो मैं यूट्यूब पे ही देखूंगा। तो सोचा थोड़ा सा रिसर्च वर्क करके कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि जापान की रामायण के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जापान में भी ऐसी रामायण बनाई थी जो एनीमे थी। और एनीमे मुझे अच्छा लगता है, एनीमे में जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो एनीमे करैक्टर्स होते हैं वो अच्छा लगता है, और रामायण में भी कुछ वैसा ही उन्होंने किया है, तो काफ़ी अच्छा होगा देखने के लिए। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।